अपने खाने पीने की आदतों के बारे में बदलाव की जरूरत है। पोषण को लेकर हमारी सरकार की क्या नीतियां हैं और उनमें किन बदलावों की जरूरत है। साथ ही क्या हमारे जो सेलिब्रिटीज हैं जिन पर हम सब की नजर होती है, क्या वो अपनी जिम्मेदारी ठीक तरीके से निभा रहे हैं। और इन सब बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अरुण गुप्ता। ये पेशे से पीडियाट्रिशियन हैं, यानी कि बाल रोग विशेषज्ञ, लेकिन पिछले 2 दशक से पोषण संबंधी नीतियों पर इनका विशेष काम रहा है और पूरा फोकस इनका इसी विषय पर रहा है। साथ ही स्तनपान को बढ़ावा देने को लेकर इन्होंने लंबा आंदोलन चलाया है। तो स्वागत है डॉक्टर गुप्ता आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश, आपने हमें इस वार्तालाप में बुलाया और अच्छा लग रहा है हमें कि हम पोषण पे बात करेंगे। डॉक्टर गुप्ता, आज हम बात करेंगे कि लोगों को किन बदलावों की जरूरत है। हमारे बच्चों में इन दिनों जो तमाम तरह की समस्याएं, बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, उनके लिए खाने पीने की चीजें कितनी जिम्मेदार हैं। और साथ ही चूंकि आपका पोषण संबंधी नीतियों पर लंबा काम रहा है, तो शुरुआत आप अगर इससे करें, हमें बताएं कि जो देश की पोषण संबंधी नीतियां हैं वो कितना कुपोषण को दूर करने में और हमें सही पोषण देने में सार्थक हो पा रही हैं, उपयोगी हो पा रही हैं, और इनमें किन बदलावों की जरूरत है। डॉक्टर गुप्ता, जो पोषण की जो हमारी नीतियां हैं वो हमें बहुत ज़्यादा हमारे जो सेहत है उसको बहुत इम्पैक्ट करती हैं, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट सवाल है आपने जो किया है कि इसमें हमारी चॉइस या हमारी इच्छाएं इतनी मैटर नहीं करती जितना कि हमारी नीतियां मैटर करती हैं। इसलिए हमें उनकी तरफ देखना बहुत ही ज़रूरी है। और जो हमारा पोषण अभियान है, एक जो सबसे बड़ी या एक ही तरह की जो न्यूट्रिशन की जो मेन जिसके ऊपर हम डिपेंडेंट हैं पिछले 4-5 साल से, वो चल रहा है जी। उसके अलावा जो और नीतियां हैं, जो बच्चों को स्कूल में खाना देने की है और छोटे छोटे बच्चों में जो सप्लीमेंट्री एक्स्ट्रा फूड देने की है, एक वो नीतियां हैं जो काफ़ी सालों से चल रही। उसके बावजूद देखने में ये आ रहा है कि जो पोषण का जो नाप तोल होता है हमारे कंट्री में, उसमें जो अंडर न्यूट्रिशन है, जो पोषण की कमी जिसमें आती है, उसमें बच्चे अंडरवेट रह जाते हैं, वो प्रॉब्लम परसिस्टेंट चल रही है। वो प्रॉब्लम अभी पिछले 5 साल में हमने ये भी देखा है कि वो प्रॉब्लम हमने देखा कि वो बढ़ रही है। ये अंडरवेट बच्चों का बढ़ना वो बहुत अच्छी बात नहीं है। अभी पोषण अभियान में ये सोचा गया था कि हर साल 2% की कमी लाएंगे इसमें, और इसके बावजूद पिछले 5 साल में 1% बढ़ गया। ये डेटा अभी 22 राज्यों से आया है और यूनियन टेरिटरी से, जो NFHS 5 जिसको कहते हैं। तो 2015 और 2020 के बीच अगर हम देखें तो इसमें मुझे तो उम्मीद थी कि थोड़ा फर्क पड़ेगा, पर इससे ये लगता है कि अगर हम निर्भर सिर्फ कम्युनिकेशन पे ही करेंगे, हम स्ट्रक्चरल चीज़ों पे निर्भर नहीं करेंगे, साथ हम इन्वेस्टमेंट क्या करते हैं, हम कितना पैसा खर्चा करते हैं उसके ऊपर, कितने बंदे हमारे रखे हुए हैं जो गाँव तक पहुँच सकते हैं या अस्पतालों में हैं, ये वर्सेस कि ये मैसेज भेजना या SMS भेजना या व्हाट्सएप मैसेज भेजना या टेलीविज़न पे मैसेज देना, ये एक माहौल तो खड़ा करता है, पर इससे ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ बदल जाए। बदलने के लिए बच्चों को खाना चाहिए, जो एडिक्वेट खाना, एडिक्वेट स्तनपान चाहिए, वो पूरी तरह नहीं मिल रहा। जी, आपका कहना है कि जो छोटे बच्चों को पोषक आहार देने के लिए ICDS योजना के तहत आंगनबाड़ी में पोषक आहार उपलब्ध कराए जा रहे हैं, या फिर स्कूलों में मिड डे मील के जरिए बच्चों को पोषक आहार उपलब्ध कराए जा रहे हैं, इन सब चीजों से पिछले कई वर्षों से कुछ लाभ तो हुआ है। साथ ही हाल में कुछ वर्षों पहले पोषण अभियान भी शुरू किया गया है जिसमें जागरूकता पर जोर है, लेकिन पोषण अभियान का उस तरह का फायदा नहीं मिल पाया है जो सोचा गया था। इसमें सोचा गया था कि 2% की कमी आए हर साल, जबकि अंडरवेट बच्चों में पिछले 5 साल में 1% की बढ़ोतरी ही हो गई। तो ये तो आपने बातें बताई, लेकिन आपने स्तनपान को बढ़ावा देने के लिए भी काफी काम किया है। जो पोषण की स्थिति है
उसको लेकर इसका कितना योगदान है और क्यों ये जरूरी है, इस बारे में अगर आप बताएं। ये स्तनपान का जो महत्व है वो ऐसे है कि जैसे ये WHO और भारत सरकार की जो हेल्थ की जो नीति है और जो उसकी गाइडलाइन है, वो ये कहती है कि पहले 6 महीने सिर्फ स्तनपान और पहले 1 घंटे में स्तनपान शुरू होना चाहिए, और पहले 6 महीने सिर्फ स्तनपान और उसके बाद स्तनपान जारी है 2 साल या उसके बाद भी। और 6 महीने के बाद स्तनपान के साथ साथ बच्चे को खाना देना पड़ता है जो कि हम खाते हैं जी, जो फैमिली में बाकी लोग खाते हैं। धीरे धीरे वो खाना 1 से 2 बार, 2 से 3 बार, भाई जब तक बच्चा 1 साल का हो जाए तो वो स्तनपान के साथ 3 से 4 बार या 4 से 5 बार वो खाना खाता है सॉलिड, क्योंकि स्तनपान से अब 6 महीने के बाद उसका ग्रोथ जो है, बच्चे का बढ़ाव नहीं होता है। बिल्कुल। इससे क्या फायदा है कि ये लाइफ टाइम बेनिफिट देता है। ये जो पहले 2 साल का खान पान है उसमें स्तनपान बहुत मेजर सोर्स है, और ये लाइफ टाइम के लिए फायदा करता है कि जैसे जो महिलाएं स्तनपान कर ज्यादा लंबा समय कराती हैं उनको डायबिटीज कम होता है, कैंसर कम होता है, बच्चे का IQ बढ़ता है, बच्चे ज्यादा स्मार्ट होते हैं। पर इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात जो अंडरलाइंग फैक्टर है, जो मैंने पहले भी बोला, कि जो स्ट्रक्चरल सपोर्ट है महिलाओं के लिए, जैसे अस्पताल में आए, अभी क्या हो रहा है, अस्पताल में 90% के करीब डिलीवरियां, जो बच्चे का जो प्रसव है वो अस्पतालों में हो रहा है, पर सिर्फ 50% महिलाएं, सिर्फ 2 में से 1 महिला स्तनपान शुरू कर पा रही है पहले घंटे में, और उससे पोषण पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। सिमिलरली उसके बाद भी 6 महीने से लेकर 24 महीने तक के जो बच्चे हैं, 6 में से सिर्फ 1 बच्चे को पूरा खाना मिलता है, खाने को पूरा मतलब 4 तरह का खाना, जैसे कि वो जा केला चावल ही खाई जा रहे हैं बच्चे, जो है उसके कारण कई हैं, उसमें गरीबी भी आती है, उसमें नॉन अवेलेबिलिटी है, जो मान लो फूड है या फूड के अंदर डाइवर्स फूड जैसे सब्जियां हैं, दालें हैं, फ्रूट हैं, ये चीजें नहीं मिलती, दूध है, अंडा है, मीट है, मछली है, ये डाइवर्स फूड में आते हैं कि इनमें से हर एक बच्चा 4-5 चीजें खाएगा तो जाके उसका जो पोषण है वो ठीक रहेगा। इससे क्या है कि जो अभी जो करंट टॉपिक है ना नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का, कि जी भारत में बहुत बढ़ रही है, वो जैसे डायबिटीज है, कैंसर है, ये बहुत बढ़ रही हैं, इनको रोकने का भी है कि अगर हम पहले 2 साल में पोषण को सुधार लें तो ये सारी उम्र के लिए पोषण सस्टेनेबिलिटी जिसको कहते हैं कि ये पोषण को सस्टेनेबल रख सकता है। जी, ये तो जरूरी है कि स्तनपान को बढ़ावा दिया जाए, और जैसा कि आपने कहा उसकी राह में जो रुकावटें हैं उन्हें भी दूर किया जाए। लेकिन एक बात आती है कि कोरोना का दौर है, हम पोषण की बात कर रहे हैं, और आपने बताया कि NFHS 5 के जो डेटा हैं वो बताते हैं कि कैसे अंडरवेट बच्चों की संख्या में प्रतिशत में बढ़ोतरी हो गई। लेकिन अब सवाल आता है NFHS 5 के बाद जब हम कोरोना काल में आ गए, जिस दौरान गरीबी भी बढ़ी, बेरोजगारी भी बढ़ी, लोगों को जो संसाधन थे वो कम उपलब्ध हो रहे थे, ऐसे में क्या देश में पोषण की स्थिति और खराब हुई होगी? आपका क्या आकलन है? उसमें जो दिखाई दे रहा है ना वो एक्चुअली दूसरी तरफ दिखाई दे रहा है ज्यादा। जैसे मान लो एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि बच्चे अंडरवेट रह रहे हैं, और दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि कुछ एक सेक्शन है बच्चों का जो मोटापे की तरफ चल रहा है। अब ये जो, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग घरों में रिस्ट्रिक्टेड रह गए कोरोना में, तो ये घरों में बैठने से फिजिकल एक्टिविटी भी कम हो गई और खाना भी पैकेज ज्यादा आने लग गया, और ये जो चीजें हैं इनसे पता चल रहा है कि अभी बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव रिसर्च इस पे डेटा नहीं आया, पर जो भी खबर मिल रही है वो ये मिल रही है कि ओवरवेट का इंसिडेंस जो है वो बढ़ रहा है बच्चों में। और उससे पहले का भी जो डेटा है, अगर 17 का भी जो डेटा आया था जिसमें ये आया था कि बच्चों में जो ब्लड टेस्ट वगैरह किए गए नेशनल लेवल पे, उनमें ये आया था कि बायोकेमिकली उनमें जो कार्डियक रिस्क है वो बायोकेमिकल चेंज होते हैं पहले बॉडी में, वो 50% से ज्यादा बच्चों में हो रहे हैं। तो ये जो अभी अभियान चल रहा है फूड कंपनियों का, पैकेज फूड का,
हाईली प्रोसेस्ड फूड का, जिससे कि ये बच्चों की तरफ ज्यादा एडवर्टीजमेंट्स जो हैं उनकी तरफ डायरेक्टेड हैं, उस वजह से शायद ये हो सकता है कि मोटापा जो बच्चों में बढ़ रहा है, ये इसको हमें एक इमरजेंसी मान के चलना चाहिए। अगर हम इसको ये मानेंगे कि ये एक छोटी सी बात है, कोई बात नहीं, सुधर जाएगी, ये ऐसा नहीं है। इसको मानना चाहिए कि ये एक, जैसे वो टिकिंग लोग कहते हैं ना कि टाइम बॉम्ब टिक कर रहा है, इस तरह है ये मोटापे की बीमारी जो है, ये इस तरह बढ़ाती है। और हम ऑलरेडी हिंदुस्तान में जो डायबिटीज की समस्या है ऑलरेडी इतनी ज्यादा है, अगर ये अगले 10-15 सालों में और बढ़ गई तो हमें बहुत मुश्किल हो जाएगी। हेल्थ केयर सिस्टम पे बहुत लोड पड़ेगा, उसमें ऑलरेडी हम बहुत कम खर्चा कर रहे हैं हेल्थ केयर सिस्टम पे। तो ये मुझे लगता है यहाँ नीतियों की बहुत सख्त जरूरत है कि मोटापे को कम करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए नीतियां बननी चाहिए, जिसमें फूड कंपनियों के ऊपर लगाम लगानी बहुत जरूरी है। जी, आपसे बातचीत का यह सिलसिला जारी रहेगा। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार और भी कई दिलचस्प और जरूरी सवाल। हमारे किसान जिनकी मेहनत से विषम परिस्थितियों में भी लहलहाते हैं खेत खलियान, राजस्थान सरकार ने उठाए अनेक कदम जिनसे उनकी राह बनी आसान। वर्ष 2019 की सहकारी फसली ऋण माफी से लगभग 21 लाख किसान लाभान्वित। साथ ही वर्ष 2018 की ऋण माफी की राशि भी वहन कर कुल 15,000 करोड़ रुपए से अधिक के सहकारी फसली ऋण माफ। सहकारी फसली ऋण के पंजीयन और वितरण की ऑनलाइन योजना के माध्यम से 35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के ब्याज मुक्त फसली ऋण वितरित। प्राकृतिक आपदा से फसल खराब होने पर प्रभावी कृषक आदान अनुदान का भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में। वृद्धावस्था पेंशन योजना से वंचित लघु व सीमांत वृद्ध किसानों के लिए राजस्थान सामाजिक सुरक्षा लघु एवं सीमांत वृद्ध जन कृषक सम्मान पेंशन नियम के तहत 750 रुपए से 1,000 रुपए तक प्रति माह पेंशन। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के तहत पात्र कृषि उपभोक्ताओं को प्रति माह 1,000 रुपए तथा अधिकतम 12,000 रुपए प्रति वर्ष तक का अतिरिक्त अनुदान। राज्य की अकृषि योग्य भूमि को जल ग्रहण की विभिन्न गतिविधियों द्वारा कृषि योग्य भूमि में बदलने के लिए राजीव गांधी जल संचय योजना का संचालन और सभी जिलों में किसान भवन का निर्माण। प्रदेश की 144 मंडियों को ई नाम पोर्टल से जोड़कर किसानों को ई भुगतान। राजस्थान सरकार की ऐसी अनेक योजनाएं, अनेक प्रावधान। लक्ष्य एक, कृषक कल्याण। हर सदस्य यहाँ सुनाएगा बदलाव की कहानी, क्योंकि परिवार ही है हमारी जिंदगानी। बदल रहा है परिवार, नया होगा हर बार। राजस्थान पत्रिका की बेहद लंबे समय से पाठक हूँ और परिवार परिशिष्ट मेरा पसंदीदा है, जिसका कारण है इसमें आने वाली छोटी और बड़ी उपयोगी जानकारियाँ। मैं पत्रिका अखबार रेगुलर पढ़ती हूँ और खास करके इसका जो परिवार अंक है मुझे बहुत ही पसंद है। इस अंक में बहुत अच्छे इन्फॉर्मेशन रहते हैं, खास करके महिलाओं ने कैसे संघर्ष करके एक मुकाम को हासिल किया है। महिलाएं जब गर्भवती होती हैं तो उन्हें कैसे रहना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, यहाँ तक कि कौन से ब्यूटी प्रोडक्ट इस्तेमाल करने चाहिए, ये सब इस मैगजीन में बताया जाता है। इसकी जो महत्वपूर्ण बात है वह है एक आदर्श जीवन, आदर्श परिवार को बनाने के लिए जो आवश्यक जीवन मूल्य हैं उनकी जानकारी इसके माध्यम से बहुत ही प्रेरक कहानियों के माध्यम से, प्रेरक जीवनियों के माध्यम से पाठकों को उपलब्ध करवाई जाती रही है। आपका अपना परिवार परिशिष्ट हर बुधवार। पढ़ते रहिए पत्रिका। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर अरुण गुप्ता से और यह मौका है पोषण सप्ताह का। हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे खाने पीने की आदतों में, सरकार की नीतियों में और साथ ही सेलिब्रिटीज के रवैये में किन बदलाव की जरूरत है। तो डॉक्टर गुप्ता, सवालों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए
अब आप अगर ये बताएं, भारत में जो पैकेट बंद चीजें हैं, प्रोसेस्ड फूड है, इनका उपयोग लगातार तेजी से बढ़ रहा है। जो मार्केट पे नजर रखने वाली एजेंसीज हैं वो बताती हैं कि इनके इस्तेमाल में भारत तीसरा सबसे बड़ा बाजार बन चुका है दुनिया का। इनमें ऐसे कौन से इंग्रेडिएंट होते हैं जो वास्तव में हमारे पोषण के लिहाज से नुकसान पहुंचा रहे होते हैं? अच्छा, जो खाना है ना, इसको अगर हम इस तरह देखें, चार तरह का खाना होता है। एक तो जैसे रियल फूड है, जैसे सब्जियां हैं, फ्रूट हैं, बाजार से लेते हैं, जैसे खाना, उसमें फूड जिसको कहते हैं कि नजर आ रहा है, ठीक। एक तो ये कैटेगरी है, इसको हम कहते हैं अनप्रोसेस्ड फूड। दूसरा है कि हम खाने में नमक, मिर्च, हल्दी डाल के उसको पकाते हैं, या इसी को ही थोड़ा बहुत प्रिजर्व करते हैं, वो है मिनिमली प्रोसेस्ड फूड। जैसे कनक से हमने आटा बनाया तो वो प्रोसेस ही है, वो भी हम तो प्रोसेसिंग की उतनी प्रॉब्लम नहीं है जितनी कि जो नेक्स्ट स्टेज में बता रहा। अब तीसरा आता है कि प्रोसेस्ड फूड है, वो है जैसे आपने फूड को स्टोर कर लिया, जैसे मान लीजिए आपने पाइनएप्पल है या आलू है या मटर हैं, इनको डिब्बों में पैक कर लिया, थोड़ा प्रिजर्वेटिव डाल दिया, तो ये प्रोसेस्ड फूड हो गया। अगर इसको चीनी में रखा जाएगा तो खाने के वक्त वो ध्यान रखना पड़ेगा कि उसमें चीनी कितनी। ये भी इतना हानिकारक नहीं है क्योंकि फूड है अभी भी इसमें। अब आता है चौथा टाइप, जिसको हम कहते हैं अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड। उसमें जो इंग्रेडिएंट डलते हैं जैसे नॉर्मली हमारी रसोई घर में नहीं होते, वो जैसे स्टेबलाइजर हैं, कलरिंग एजेंट हैं, ये जो टेस्ट एनहांसर्स हैं, तो बहुत ज्यादा इनके मिक्सचर प्लस सॉल्ट, शुगर है, या फूड को जो हमारा नॉर्मल फूड है, जो खाना है, उसको ब्रेक करके जो इंग्रेडिएंट बनते हैं उनमें से फिर उनको बदलाव करके जैसे नूडल बना दिया या पेस्ट्री बना दी या आपने कोल्ड ड्रिंक बना दिया, जैसे कोका कोला, पेप्सी हैं, या आपने कोई और जैसे आपने हाई शुगर वाले प्रोडक्ट बना दिए। ये अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड हैं सारे। इनको कंजम्पशन में अभी 10 साल में, पिछले 10 साल में इतना साइंटिफिक एविडेंस आया है कि इनके कंजम्पशन बढ़ रहे हैं, हिंदुस्तान में भी बढ़ रहे हैं, बाकी मुल्कों में भी बढ़ रहे हैं। और हमें ये ख्याल रखना, अभी से कुछ करेंगे तो बात बनेगी, नहीं तो 2025 से 2033 के बीच हम एक बहुत हाईली कंजम्पशन वाले कंट्रियों में शामिल हो जाएंगे और मोटापा बढ़ जाएगा, जैसे यूके, यूएसए में बढ़ रहा है। ये इसलिए बहुत ही जरूरी है। अभी तक हमारे पास कोई पॉलिसी नहीं है, जो इनकी जो कंपनियों की प्रमोशन की पॉलिसी है, एडवर्टाइजमेंट की पॉलिसी, उसको कोई रुकावट नहीं है। सेलिब्रिटी इसको प्रमोट करते हैं, उनके ऊपर कोई रुकावट नहीं है। बिल्कुल। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट अभी आया है, उसमें थोड़ा सा लिखा है कि सेलिब्रिटी प्रमोशन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, आपने बहुत गंभीर बात कही और बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। आपका कहना है कि एक तरफ जहां देश में कुपोषित बच्चों की, अंडरवेट बच्चों की, सीवियरली एक्यूट माल न्यूट्रिशन बच्चों की संख्या बढ़ रही है, वहीं हमारे ही देश में मोटापे की समस्या भी बढ़ रही है और ये बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो अब सवाल ये है कि आखिर लोगों को इन चीजों के बारे में जानकारी कैसे हो? खाने पीने के जो पैकेट्स होते हैं उनमें ऐसी क्या चीज होती है और उसके बारे में वो सावधान कैसे हों? क्या सरकारें इन पैकेट्स पे कोई स्पष्ट चेतावनी की व्यवस्था शुरू कर सकती है? आपको क्या लगता है? वो तरीका ये हो सकता है कि जैसे पैकेट के ऊपर इतना कुछ लिखा रहता है, कलरफुल है सारे पैकेट्स के ऊपर, उसमें आमतौर पे अभी तक तो फूड इंडस्ट्री की तरफ से कोई ना कोई क्लेम ही लिखा रहता है कि बहुत अच्छा है या बहुत पौष्टिक है। ये हमें चाहिए कि अगर कोई WHO ने इसके लिए मापदंड बनाए हैं कि अगर मान लीजिए चीनी या शुगर है या 10% से ज्यादा है तो उस खाने को हमें लेबल कर देना चाहिए कि अनहेल्दी। अब अनहेल्दी कहने का तरीका क्या है? अनहेल्दी कहने का तरीका अभी तक बना नहीं है, मुल्क में बन रहा है, मैंने तो उसके अंदर मुझे लगता है कि वार्निंग देना चाहिए लोगों को कि पैकेट के ऊपर एक साइड में जो जिसको हम कहते हैं कि फ्रंट हो उसका, उसमें सब में ऊपर लिखा जाना चाहिए अगर शुगर या सॉल्ट या जो बैड फैट्स हैं जो उनका अगर रेशो उसमें ज्यादा है WHO के मापदंड से, तो उसके ऊपर ये लिखा जाना चाहिए कि हाई इन, जैसे इसमें ज्यादा है या इसमें एक्सेस है, कुछ भी हम अपनी लैंग्वेजेस में कि क्या लोगों को समझ आ सके
अपनी इतनी लैंग्वेजेस में चाहिए होगा लेबल कि लोगों को समझ आ सके। अगर पुराने जब लॉ को देखा जाए, जो छोटे बच्चों के फूड, डिब्बा बंद फूड के ऊपर जो लेबल है वो अंग्रेजी और हिंदी में है। अगर हम ये भी डिसाइड करें अंग्रेजी और हिंदी में होगा तो भारतवर्ष में काफी मात्रा कवर हो जाएगी। बाकी स्टेटों को भी कहा जा सकता है कि अपनी अपनी लैंग्वेज में वो लेबल लगवाएं। तो वो लेबल में बहुत ज्यादा सिंपल और जो सच्चाई से लिखा जाना चाहिए। जी, आपका कहना है कि इन पैकेट्स के ऊपर चेतावनी आनी चाहिए और वो बिल्कुल स्पष्ट ही नहीं बल्कि सच्ची होनी चाहिए। आपका कहना है कि ऐसा ना हो कि चेतावनी की व्यवस्था भी हो जाए और उसमें आधी अधूरी बात आ जाए, लोगों को पूरी सच्चाई सामने ना आए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा है आपने। लेकिन लोगों को वो कौन से इंग्रेडिएंट हैं, इनमें ऐसी क्या चीजें हैं, हमें तो बिल्कुल सामान्य लगती है ना, हमें तो बहुत स्वादिष्ट लगती हैं, तो इनमें ऐसी क्या चीजें हैं जो स्वादिष्ट होने के बावजूद आपका कहना है कि बहुत खतरनाक हो सकती है? एक तो चीनी है सबसे पहले। एक तो चीनी अपनी खाने के अंदर होती है, ठीक है। जैसे जूस है, अब जूस के अंदर अपनी चीनी है। पहले मान लीजिए वो ऑलरेडी उसमें 8-10% चीनी है और अगर आपने 10% ऊपर से डाल दी तो 20% हो गई ना। तो अगर ये चीज का ध्यान, अब जो जूस अब मिल रहे हैं वो कहते हैं नो एडेड शुगर, हमने चीनी नहीं डाली इसमें, ठीक है। हम चाहते हैं अगर वो ऑलरेडी जो चीनी है उसमें जो नेचुरल शुगर है वो भी शुगर है, उसका भी जो मापदंड है वो सामने नजर आना चाहिए। अगर 10% से वही ज्यादा तो बताओ। सिमिलरली अगर हमें ये जो जितने भी नमकीन्स हैं, जितने ये चिप्स हैं, जितने ये सब अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है, इनके अंदर नमक कितना है, नूडल्स हैं इसके अंदर नमक कितना है, पर डे आपको कितना नमक लेना चाहिए, अगर उससे ज्यादा है तो वो उसके ऊपर लेबल लगना चाहिए कि इसमें नमक ज्यादा है, आपको ब्लड प्रेशर हो सकता है। चीनी वाले से चीनी ज्यादा है, आपको शुगर की बीमारी या डायबिटीज हो सकती है। फैट वाले से आपको कार्डियक या दिल की बीमारी हो सकती है ज्यादा, अगर फैट ज्यादा। चीनी वाले से भी दिल की बीमारी ज्यादा होती है, ये नहीं अकेले फैट खाने से ज्यादा होती। तो ये 3 तत्व हैं जो हम रोज हर खाने में हम खाते हैं। हम जो घर में खाना बनाते हैं उसमें भी तीनों तत्व होते हैं कि एक कार्बोहाइड्रेट जिसमें चीनी ज्यादा आती है, दूसरा प्रोटीन आता है जो हमें बढ़ाना चाहिए, जो अगर हमें ठीक रखना है, और कार्बोहाइड्रेट को कम करना चाहिए, स्पेशली चीनी को। चीनी एक बहुत बड़ा उभर के आ रहा है कि चीनी बहुत ही हार्मफुल और एडिक्टिव सब्सटेंस है, ये एडिक्शन हो जाती है इससे हमें, इसलिए इसको जितना हम अपनी लाइफ में कम कर सकते हैं वो करना चाहिए। जी, आप कुछ समय पहले बात कर रहे थे सेलिब्रिटीज की। हमने देखा कि जो इंटरनेशनल फुटबॉल स्टार हैं रोनाल्डो, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सिर्फ कोल्ड ड्रिंक की एक बोतल सामने से हटाई और दुनिया भर के करोड़ों लोगों में कितना अच्छा संदेश गया। और उस कोल्ड ड्रिंक जो सेहत को नुकसान पहुंचाने वाली कंपनी और उत्पाद हैं उनके खिलाफ कैसा संदेश गया। भारत में जो सेलिब्रिटीज हैं हमारे, जो चाहे वो क्रिकेट स्टार्स हों, फिल्म स्टार्स हों, वो अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को लेकर, खासतौर से खाने पीने की जो चीजें हैं इनको लेकर जो विज्ञापन होते हैं इसको लेकर वो कितने कंसर्न हैं और अपनी जिम्मेदारी कितना सही तरीके से निभा रहे हैं? मुझे तो लगता है मुनाफे पे है कि कुछ लोगों ने ऐसा कभी कभी उनको याद कराना पड़ा। तो जैसे हमने अमिताभ बच्चन को एक बार याद कराया कि भी जो आप पकड़ रहे हो जूनियर हॉर्लिक्स का अभियान, तो वो उसमें पता नहीं, मुझे याद नहीं अभी, बस 30% 40% चीनी थी उसमें, तो उन्होंने वो रोक दिया, मान लिया कि नहीं करेंगे। इस तरह और भी 1-2 सेलिब्रिटी का पता चला कि उन्होंने ये कोल्ड ड्रिंक का अभी छोड़ दिया है अभियान। बट अभी भी और ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनमें चीनी बहुत ज्यादा है, 40% जैसे चॉकलेट्स हैं, बिस्किट्स हैं, और सेलिब्रिटीज हैं वो उसको रेगुलरली प्रमोट करते हैं और एंडोर्स करते हैं। अभी मुझे लगता है कि ये उनकी जिम्मेवारी बनती है क्योंकि उनको बहुत मिलियंस लोग फॉलो करते हैं और वो लोग उनके दिखावे से कि ये खा रहे हैं शायद हमें भी खाना चाहिए, तो एक रोल मॉडल हैं वो, तो उनको रोक देना चाहिए। और सरकार को चाहिए कि स्ट्रॉन्ग नीति बनाए जो ऐसे एडवर्टाइजमेंट पे जिनमें WHO के मापदंड से कंटेंट ज्यादा है उसका एडवर्टाइजमेंट नहीं होना चाहिए। ये रेगुलेशन होना चाहिए, लॉ होना चाहिए। तो कोई सेलिब्रिटी हो या मैं हूं या आप, कोई मतलब नहीं है।
कि एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते। अगर आपकी खाने में मान लो, एक एग्जांपल लो, अगर चीनी 10% से ज्यादा है, 10% से आपके डेली इनटेक, तो खाने की एडवर्टाइजमेंट नहीं होनी चाहिए। और लोगों के लिए, जिनके लिए हम प्रोग्राम कर रहे हैं, उनको मैं ये सलाह दूंगा कि जिन खानों की टीवी पे या रेडियो पे एडवर्टाइजमेंट होती है, वो खाना मत खाइए, वो नुकसानदायक ही होता है। स्वाद होता है, उसमें स्वाद का चक्कर है, उसमें वो हम उसके पीछे लग जाते हैं स्वाद के, पर वो एडवर्टाइजमेंट का जो खाना है वो शायद अभी जो जैसे दूध की एडवर्टाइजमेंट है या बादाम की है, इनको नहीं हम कहेंगे। ये एक दो चीजें हैं जो अच्छी एडवर्टाइजमेंट आती है। एक बात मैं और कहना चाहूंगा, अगर वो इसमें जरूर। अभी जो नीति की बात शुरू करी थी यहाँ से हमने, जी हाँ। तो मुझे लगता है जो हम नीतियां रिव्यू करें अगर हम, तो उनमें एक दो चीजें हैं जो मेरे दिमाग में आ रही हैं जो हमें करनी चाहिए। एक तो है कि जो पोषण एक्शन का जो पैसा है वो बहुत बढ़ाना चाहिए। स्तनपान के लिए कम से कम जो भी इंटरवेंशंस हैं, जो सपोर्ट सिस्टम की हैं, उनके लिए कम से कम 700-800 करोड़ रुपया साल का खर्चा अस्पतालों पे, और न्यूट्रिशन को सुधारने के लिए कम्युनिटी में, जैसे एक ब्लॉक लेवल पे एक सेंटर खोलना चाहिए, जो एक अस्पताल में और एक ब्लॉक लेवल पे सेंटर खुले, जो बच्चों का ग्रोथ, हर एक बच्चे का ग्रोथ नापे, जन्म से लेके पहले 3 महीने में बच्चे का वजन घटता है जब बीमारी होती है, अगर दूसरा दूध शुरू करते हैं तो ये दूसरा मुझे लगता है कि अगर सरकार सीरियसली इसको ध्यान देना चाहे तो पोषण के लिए फुल फ्लेज्ड एक डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में खोल देना चाहिए, जो सेक्रेटरी लेवल उसको चेयर करे, जैसे कि HIV में हुआ था कि एक पूरे का पूरा प्रोग्राम था HIV का, पूरा ह्यूमन रिसोर्सेज रखे गए, उसमें एक सेक्रेटरी लेवल का ऑफिसर जो उसको डायरेक्टर था उसका। इसी तरह उसको पिछले जो सेक्रेटरी हेल्थ है वो कह भी चुके हैं ऐसी बातें, जो पहले सेक्रेटरी हेल्थ रहे हैं वो इस तरह की बातें कह चुके हैं। तो सरकार को इसको, मुझे लगता है कि ये पूरा बदलाव लाने के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव लाने की जरूरत है। नहीं तो ये एक पीछे, जैसे हम इसको प्रायोरिटी नहीं कहते ना, कि प्रायोरिटी नहीं मैं गिनता इसको, जो अभी हम कर रहे हैं वो प्रायोरिटी में नहीं। जी, आपने इस बातचीत के दौरान बेहद जरूरी बातें बताई। आपने बताया कि पोषण संबंधी जो सरकारी कार्यक्रम हैं उनका क्या प्रभाव हो रहा है, उनमें किन बदलावों की जरूरत है। साथ ही आपने कहा कि देश में जहां बच्चों को पूरा पोषण नहीं मिल रहा है, वहीं मोटापे की समस्या भी पूरे देश में एक बड़ी समस्या बनकर पैदा हो रही है, और ये एक टाइम बम की तरह है जो कभी भी फट सकती है। इससे पूरी तरह सावधान होने की जरूरत है। आपने पैकेट बंद सामानों में जो खतरनाक चीजें हैं, जिन्हें हम आमतौर पे खतरनाक नहीं मानते हैं, उनकी तरफ आपने इशारा किया, उससे सावधान किया और कहा है कि पैकेट बंद चीजों पर अगर वार्निंग, चेतावनी लागू की जाए, वो भी ईमानदारी के साथ, तो वो हमारी एक आने वाली जो स्वास्थ्य संबंधी जो आशंका है उसे दूर कर सकती है। इन तमाम जानकारी के लिए, बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और ये कार्यक्रम देखने के लिए आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। पोस्ट कोविड परेशानी में रामबाण है घरेलू खानपान, जानिए कैसे। पोस्ट कोविड के बाद मस्तिष्क, हृदय, फेफड़ों पर दुष्प्रभाव पड़ता है। शरीर के सभी अंगों और इंद्रियों पर इसका असर नजर आता है। मल्टी सिस्टम इन्फ्लामेटरी सिंड्रोम से उबरने के लिए प्राणायाम, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, हर्बल थेरेपी और घरेलू खानपान लाभदायक है।